हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कैन फिन होम्स के रिजल्ट कैसे रहे Q1 में एंड देखेंगे इसका कंपनी का आउटलुक क्या है एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है। स्टार्ट करते हैं। बेसिकली कैन फिन होम्स जो है वो हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में है और ये बेसिकली होम लोन्स देते हैं कस्टमर्स को। एंड इनका विद इन हाउसिंग फाइनेंस जो सेगमेंट है वो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में है बेसिकली। इनका कंपटीशन जो मेजरली है वो बड़े बड़े बैंक से नहीं है, बड़े बड़े NBFC से नहीं है, लाइक जैसे HDFC या बजाज फाइनेंस जो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में बड़े बड़े टिकट साइज़ में होम लोन देते हैं। इनका मेन कंपटीशन जो है वो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में है। जैसे अगर इनके कॉम्पिटिटर्स की अगर हम बात करें तो उसमें एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस आता है, देन आपका आवास फाइनेंशियर आता है, आपका होम फर्स्ट फाइनेंस आता है, अनलिस्टेड स्पेस पे मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस आता है। इस तरीके की कंपनीज जो हैं जो छोटे छोटे लोन्स 5 लाख से लेकर के 15 लाख 20 लाख के जो लोन्स हैं वो प्रोवाइड करती हैं लो इनकम ग्रुप कस्टमर्स को। उस तरीके का बिजनेस मॉडल है कैनफिन होम्स का। इनका रिजल्ट एनालिसिस अगर हम देखें तो AUM बुक जो है इनका, AUM मतलब कि एसेट अंडर मैनेजमेंट। इसका मतलब होता है कि बेसिकली एक पीरियड ऑफ टाइम में एक NBFC के पास कितना ओवरऑल बुक है, लोन बुक भी कह सकते हैं हम इसको। जैसे बैंक में हम लोन बुक देखते हैं वैसे ही हम NBFC या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में उनका AUM बुक देखते हैं। कंपनी का जो AUM है वो करीब करीब 18% से ग्रो हुआ है ऑन अ YOY बेसिस। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर के अकॉर्डिंग अगर हम कंपैरिजन करें तो 18% की ग्रोथ आई है AUM में कंपनी के। अब क्योंकि ये एक NBFC है या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, तो इनका बैंक की तरह डिपॉजिट बेस नहीं होता है। लाइक जैसे हम बैंक में लोन बुक देखते हैं देन हम डिपॉजिट बुक देखते हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में या NBFC में इनका डिपॉजिट तो होता नहीं है। तो इनके एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है AUM। दूसरा हम इनमें देखते हैं कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ कितनी रही है। कैनफिन होम्स की अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम इनका देखते हैं तो वो करीब करीब 18% से ग्रो हुआ है ऑन अ YOY बेसिस। देन इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो करीब करीब 14% से ग्रो हुआ है ऑन अ YOY बेसिस। देन कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो करीब 13% से ग्रो हुआ है ऑन अ YOY बेसिस। तो ओवरऑल अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखो और कंपेयर करो उसको AUM के साथ में, तो एक चीज़ इससे क्लियर होती है कि कंपनी को अभी बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज तो नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज़, कैनफिन होम्स के अगर हम मार्जिन्स देखते हैं, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहा जाता है फाइनेंस किसी भी फाइनेंशियल को एनालाइज करने के लिए, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनका करीब करीब 3.48 3.47 के परसेंट के आसपास है, यानी कि 3.5% से भी कम है। अब अगर इनका हम सेगमेंट देखें कि जिस सेगमेंट में ये डील करती है वो है लो इनकम ग्रुप, जहाँ पे आप छोटे छोटे लोन्स देते हो बट उन लोन्स में आप मार्जिन्स बहुत ज़्यादा चार्ज करते हो ऐसे कस्टमर से। बिकॉज टिकट साइज छोटा है आपका, बट आप कमाते कैसे हो, वॉल्यूम से एंड मार्जिन से। बिकॉज आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हो। आप यहाँ पे 50 लाख 20 लाख का लोन नहीं दे रहे हो, आप यहाँ पे 5 लाख 10 लाख 15 लाख के छोटे छोटे लोन दे रहे हो। बट क्योंकि आपका सेगमेंट जो है वो बहुत ही हाई रिस्क है, आप सैलरीड कस्टमर्स जो बड़े बड़े MNC कंपनी में जॉब करते हैं वैसे कस्टमर्स को टारगेट नहीं कर रहे हो। आपके टारगेट कस्टमर्स हैं Tier 2 Tier 3 Tier 4 सिटीज़ में या रूरल एरियाज़ में, जहाँ पे बहुत छोटे छोटे जिनकी इनकम बहुत कम है, वैसे कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हो। एंड वैसे कस्टमर्स को टारगेट करने का मतलब है कि कल को इकॉनमी में कोई भी अगर बैड सिचुएशन आती है तो इन तरीके के ऐसे जो कस्टमर्स होते हैं इन पे सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है। तो यानी किसी भी कंपनी का रिस्क बहुत ज़्यादा है ऐसे सेगमेंट में, और इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कंपनी इन इन कस्टमर्स को बहुत हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है, जिससे उनके मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो अगर आप किसी भी NBFC या किसी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को एनालाइज करोगे और उनके मार्जिन्स देखोगे जो इस सेगमेंट में डील करती है, उनके मार्जिन्स आपको बहुत अच्छे दिखेंगे, करीब करीब 7% 8%, इवन 12-13% के भी कुछ कंपनीज के मार्जिन्स हैं। बट कैनफिन होम्स का अगर हम मार्जिन देखें तो ये करीब 3.5% से भी कम है। और अगर हम इसका पिछले एक साल का भी पूरा डेटा देखते हैं, आई मीन जून 2022 से जून 2023, तो उसमें एक भी ऐसा क्वार्टर नहीं है जिसमें इस कंपनी का मार्जिन 4% या उससे ज़्यादा गया हो। जबकि हमने देखा है कि इस बीच में मेजॉरिटी ऑफ द बैंक जो क्योंकि बहुत ही कंजर्वेटिव लेंडर होते हैं, उनके मार्जिन्स आप रेयरली देखोगे 7% या 6%, इवन 5% भी बहुत, एक आध बैंक का मार्जिन देखोगे कि 4-5% है।
सो इवन बैंक्स के मार्जिन भी हमने इस ड्यूरेशन में देखे हैं कि 4-4.5% तक गए हैं, बट कैन फिन होम्स के मार्जिन बहुत ही कम रहे हैं, अराउंड 3.5%, जिसकी वजह से हम इसका प्रॉफिटेबिलिटी भी देख रहे हैं कि कोई बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं आई है। नेट इंटरेस्ट इनकम भी अराउंड 15-18% पे ग्रो कर रहा है, आपकी जो नेट प्रॉफिट है वो भी 13% के आसपास ग्रो कर रहा है। इवन दो कंपनी का जो बुक साइज़ है वो बहुत छोटा है, सिर्फ 30-32 हज़ार करोड़ की इनका AUM बुक है। तो अगर इतना छोटा बेस है तो एज एन इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन ये रहती है आपसे कि आप ग्रोथ बहुत अच्छी डिलीवर करोगे, बट कैन फिन होम्स उसको परफॉर्म करने में लगातार फेल हो रहा है। दैट्स वाई हम अगर इसको कंपेयर करें, पीयर टू पीयर अगर इसका कंपेयर करें हम बाकी होम कंपनी से, होम लोन कंपनी से, तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा लैक करती है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। तो कंपनी में ग्रोथ वाइज अगर हम देखें तो वो मिसिंग है। एंड दूसरी चीज़ और है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं तो इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है NBFCs पे और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे। और कैन फिन होम्स का जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का मतलब होता है कि आप मार्केट से कितने पे पैसा उठा रहे हो। सो NBFCs क्योंकि डिपॉजिट तो उठा नहीं सकती, तो ये क्या करती है, बैंक से पैसा लेती है, देन डिबेंचर्स इशू करके पैसा लेती है, NCD के थ्रू पैसा लेती है, जो नेशनल हाउसिंग बैंक है उनसे पैसा रेज करती है। सो ये पैसा रेज जो कर रही है, लास्ट ईयर अराउंड 5.8% के आसपास इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग थी, जो इस साल 26% से बढ़ गई है। तो एक साल में इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी बढ़ गई है, बट फिर भी जो कंपनी के मार्जिन्स है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुए हैं। वो लास्ट ईयर भी इसी लेवल पे थे, आज भी इसी लेवल पे हैं। सो इससे एक चीज़ और पता चलती है कि ये कंपनी जिन कस्टमर्स के साथ डील कर रही है उन कस्टमर्स को रेट पास ऑन, यानी कि इंटरेस्ट रेट जो इनको बढ़ा है वो रेट ये आगे पास ऑन नहीं कर पा रही है अपने कस्टमर्स को, जिसकी वजह से इनके मार्जिन्स कम रह जा रहे हैं। एंड स्प्रेड भी, हम अगर स्प्रेड होता है कि आपने कितने पे पैसा लिया और आगे कितने पे पैसा दिया, तो वो स्प्रेड भी और कम होता जा रहा है कैन फिन होम्स का। सो दैट्स वाई हम देखेंगे कि एसेट क्वालिटी तो उनकी स्टेबल है, एसेट क्वालिटी बहुत ख़राब नहीं है, सिर्फ 0.59% के NPA नंबर्स हैं। सो ऑल्दो बहुत अच्छी एसेट क्वालिटी है इनकी, बट ग्रोथ मिसिंग है, जो एज एन इन्वेस्टर, आई मीन मेरे ऐसे इन्वेस्टर तो इसको पसंद नहीं करते, बिकॉज हमें चाहिए, अगर आपका बेस छोटा है तो कंपनी में ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी मुझे चाहिए, मुझे कंपनी में स्टेबिलिटी चाहिए, बट मैं ग्रोथ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। बिकॉज स्टेबिलिटी तो मुझे HDFC बैंक भी दे रहा है, स्टेबिलिटी तो मुझे कोटक बैंक, ICICI बैंक भी दे रहा है। तो अगर मैं किसी छोटी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, तो मुझे एक अच्छी ग्रोथ भी चाहिए स्टेबिलिटी के साथ में, जो कैन फिन होम्स प्रोवाइड करने में लगातार फेल हो रही है। सो ये ओवरऑल एक छोटा सा एनालिसिस वीडियो था कैन फिन होम्स के ऊपर। अगर आपको इस सेक्टर के लिए या इस कंपनी के बारे में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट ज़रूर पूछिएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।